हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद अस्मा ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो चीज हम अपने इस वीडियो में जो पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे वो है जो हमारा स्टेट से रिलेटेड जो बेसिक चीजें होती हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाए कि जो हमारा राजनीति विज्ञान है, जो राज्य से रिलेटेड है विज्ञान है, राज्य का विज्ञान है, वो किन किन चीजों के साथ डील करता है या किन किन स्टडी मटेरियल को अपने अंदर लिए हुए है। तो अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान, मैं पहले भी बता चुकी हूं, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान, राज्य का विज्ञान। अब हम जब राज्य की बात करते हैं तो हम राज्य में, राज्य इज इक्वल टू भूभाग, निश्चित भूभाग प्लस जनसंख्या प्लस सरकार प्लस संप्रभुता। दैट मीन्स इन चार तत्वों से मिलकर इन चार तत्वों से मिलकर हमारे राज्य का निर्माण होता है। जब हम अपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर नजर डालते हैं या फिर हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के रिगार्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये बहुत ही क्लियर चीज समझ में आ जाती है कि हमारा जो राज्य है और जो हमारी सरकारें हैं, यानी कि राज्य जो होता है वो एक अमूर्त संस्था माना जाता है। अमूर्त, अमूर्त मीन्स लाइफलेस। हम ये कहते हुए बहुत बार, हम ये चीज कहते हुए या हम किताबों में पढ़ते हैं कि राज्य के द्वारा ये कार्य किया गया, राज्य के द्वारा ये नीति बनाई गई, राज्य के द्वारा इस कानून को बनाया गया, लेकिन राज्य स्वयं में अपने आप में कोई कार्य नहीं करता है। उसके कार्यों को करने के लिए किसी भी देश में सरकारें पाई जाती है। तो जो सरकार है वो राज्य का मूर्त रूप होती है, यानी कि उसका लिविंग पार्ट है। जितने भी कार्य किए जाएंगे किसी भी राज्य में, पूरे विश्व में हम जितने भी राज्य देखते हैं उन सभी राज्यों में राज्य खुद कुछ कार्य करता हुआ या अपने जनता से संबंधित कानून या नीतियों को बनाता हुआ या अपनी जनता को कुछ फैसिलिटीज देता हुआ या उनके लिए योजनाएं बनाते हुआ हमें नजर नहीं आएगा। ये सारे कार्य हम सरकार का, जो इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है सरकार नाम से, उसमें हम पाते हैं। तो इसीलिए राज्य को जब हम समझते हैं तो सरकारों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आज के इस टॉपिक में हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा राजनीति विज्ञान है, जो राज्य का विज्ञान है, उसके जो तत्व होते हैं वो तत्व किस तरीके से बनते हैं, बनाए जाते हैं और फिर वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो जब हम राजनीति विज्ञान में राज्य की बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम सरकारों को भी पढ़ते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि राज्य के कार्यों को करने वाला जो एक तत्व होता है वो गवर्नमेंट या सरकार कहलाता है। अब प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में मोनार्की होती थी, दैट मीन्स राजतंत्र पाए जाते थे। तो राजतंत्र में कहीं ना कहीं जो एक तरह से राज्य और सरकार है वो एक ही था। दैट मीन्स कि वो जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो हमें कार्य करते हुए नजर आते थे। फिर जैसे जैसे भी टाइम पीरियड चेंज होता गया और आधुनिक काल जैसे हम देखते हैं तो आज के टाइम में ज्यादातर राज्य जो है वो प्रजातांत्रिक हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें वर्ल्ड के ज्यादा से ज्यादा देशों में नजर आता है। तो उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में यानी कि जब जनता का शासन होता है, जनता अपने राज्य को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं या जो संस्था है उसे खुद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको चुनती है, तो उसमें हम सरकार या गवर्नमेंट्स का अंग जो है वो देखते हैं। और हमारे राजनीति विज्ञान का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको कि पढ़ना, समझना, इसके टाइप्स को पढ़ना, इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको समझना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि सरकार जो है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक
इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, तो जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें सरकारें अपने राज्य को चलाती हैं, अपने जनता से रिलेटेड जो कार्य हैं उनको करती है। अब सरकार की अगर हम बात करें, सरकार की अगर हम बात करें तो जब सरकारें बनती हैं तो वो किस तरीके से काम को करती हैं, यानी कि जब सरकारों को बनाया जाता है, बहुत सारे काम उन्हें अपने देश से संबंधित करने होते हैं, अपने राज्य से संबंधित करने होते हैं, तो उनके कामों को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि उनके जो कार्य हैं उनको विभाजित कर दिया जाता है। तो सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं, दैट मीन्स उसके कार्यों को करने वाले जो संस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। तो उसमें होती है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों अंग मिलकर किसी भी राज्य को चलाने का कार्य वास्तव में करते हैं। अब हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्थापिका होती है वो क्या होती है, किस तरीके से बनती है, क्या उसका हम रूप देखते हैं अलग अलग देशों में, कार्यपालिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं और न्यायपालिकाएं क्या होती हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो हम आगे अब इसी को समझने की कोशिश करें। तो अगर हम बात करें सरकार के अंगों के बारे में या गवर्नमेंट्स के पार्ट्स के बारे में, तो सरकार 3 अंगों से मिलकर बनती है। मतलब जितने जहां पे भी हम सरकारों का अस्तित्व पाते हैं विश्व में, यानी कि सरकारें जहां पर भी हमें दिखती हैं स्पेशली डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में, तो वहां हमें ये 3 पार्ट्स कंपलसरी उसके नजर आएंगे जो उस देश को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो अपने अपने कार्य को, उनके कार्यों का जो डिवीजन है वो इस तरीके से कर दिया जाता है कि वो अपने कार्यों को करते हुए अपने राज्य को चलाने की पूरी अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं। तो जो सरकारें जब बनती हैं, लाइक अगर हम बात करें आम शब्दों में, अगर हम कहें कि जब बहुत अधिक कार्य किसी भी को करने होते हैं, किसी को भी करने होते हैं, तो वो उसका क्या कर लेते हैं, वो विभाजन कर लेते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि लेबर का डिवीजन जो होता है या डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको हम एक तरीके से श्रम विभाजन हम जिसको कह सकते हैं, तो वही श्रम विभाजन, वही इसको हम इस टर्म में यूज करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, सेपरेशन ऑफ पावर या पावर का जो है विभक्तिकरण। तो यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि जब राज्य को चलाने के लिए सरकारें बनती हैं तो उसके 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं उसके, और उनका एक स्पेसिफिक कार्य होता है जो उसको करना ही होता है, उसी संस्था को, उसी पार्ट को वो कार्य करना है। तो सरकार के 3 अंग, गवर्नमेंट्स के 3 पार्ट्स, पहला जो है वो व्यवस्थापिका कहलाता है, दूसरा कार्यपालिका कहलाता है, तीसरा न्यायपालिका कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं और इसको हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों के ही कार्य अगर वहां पे चाहे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कहीं ना कहीं हमें उनके कार्य बांटे हुए, बंटते हुए नजर आते हैं। तो जो लेजिस्लेचर है, व्यवस्थापिका है, वो कानून बनाने का कार्य करती है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि जो राज्य के जो कार्य हैं वो सरकार कर रही है, अब राज्य के जो राज्य अपने देश को राज्य हो गए, सरकारें हो गई, गवर्नमेंट्स हो गई, शासन व्यवस्थाएं हो गई, वो अपने देश को चलाने का जो कार्य है वो किस रूप में करती हैं, वो करती हैं कानून बनाकर, यानी कि जो देश चलते हैं, राज्य चलते हैं सरकारों के माध्यम से, वो कानून बनाने का कार्य करने से किए जाते हैं। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस फर्स्ट पार्ट होता है गवर्नमेंट का, और ये करने वाला जो इंस्टीट्यूशन होता है उसे हम व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर कहते हैं। सेकंड पार्ट होता है कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो कार्य होता है किसी भी राज्य में सरकार का के इस अंग का, वो होता है कानून लागू करना। दैट मीन्स पहले भाग ने यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसने जो कानून बना दिए हैं उनको लागू करना, दैट मीन्स उन्हें का इम्प्लीमेंटेशन का अब उस स्टेट में, उस स्टेट के जो नागरिक हैं
उस स्टेट के जो लोग हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम करना, ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है कार्यपालिका को, जिसको कि एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन का कार्य कौन सी संस्था करती है, कौन सा भाग करता है? कार्यपालिका या फिर एग्जीक्यूटिव। थर्ड पार्ट होता है न्यायपालिका, जिसे जुडिशरी कहा जाता है, यानी कि सरकार का जो तीसरा अंग होता है वो होता है न्यायपालिका, जुडिशरी, और जिसका कार्य होता है कि वो न्याय का कार्य करेंगे। प्लस न्याय किस तरीके से करेंगे कि वो जो नागरिक हैं उनके साथ गलत अगर हो रहा है, न्याय का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ, इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके उचित कानून का पालन करते हुए उसके लिए सही करना, ये न्याय कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी राज्य में सरकार का जो ये तीसरा अंग होता है, उसको एक और महत्वपूर्ण कार्य उसके के द्वारा किया जाता है, वो होता है कि वो ये नजर रखता है कि वे जो हमारे जो ये दोनों पार्ट हैं, यानी कि जो हमारा व्यवस्थापिका है और जो हमारी कार्यपालिका है, दैट मीन्स लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव, लॉ मेकिंग का कार्य व्यवस्थापिका सही रूप में कर रही है या नहीं कर रही है, और लॉ इम्प्लीमेंटेशन का कार्य एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका सही रूप में कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन पर नजर रखना, यानी कि व्यवस्थापिका के ऊपर कि वो कानून सही से बना रही है, सही कानून निर्माण कर रही है, और कार्यपालिका की वो सही रूप में कानूनों को लागू कर भी रही है या नहीं कर रही है राज्य में, ये देखने का कार्य भी हमारी न्यायपालिकाएं या हमारे सरकार का जो तीसरा अंग होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, और ये इन तीनों के कार्य हैं जिनके माध्यम से जो हमारा राज्य है वो अपने अस्तित्व में रहता है और हमारा राज्य कार्य करता है। इनके माध्यम से, यानी कि कहने को हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं कि राज्य के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, राज्य ऐसे चल रहे हैं, राज्य में ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल हम वास्तविक रूप से जो चीज देखते हैं वो हम देखते हैं कि राज्य के जो कार्य हैं वो सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, और सरकार के कार्यों को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। यानी कि सरकार के कार्य हो जाते हैं कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और न्याय करना। इसके अलावा जो भी बाकी हम इनका इतना वाइड वर्क और इतना ज्यादा हम इनके बाकी और हम फैला हुआ इनका कार्य क्षेत्र देखते हैं सरकारों का, वो इसी के में इंक्लूड होता चला जाता है। जैसे जैसे हम इनको पढ़ते चले जाते हैं, इनको हम समझते चले जाते हैं, तो हमें वो सारी चीजें भी, यानी कि ये सिर्फ एक छोटा रूप है इनके कार्यों का, वो बहुत ही वाइड होता चला जाता है, और वो फिर सरकार उसके माध्यम से अपने देशों को चलाती है। तो आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, कि सरकार के 3 अंग क्या होते हैं और किस तरीके से उनके द्वारा अपना कार्य किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे हमें पता है कि पूरे विश्व में इतने ज्यादा देश हैं, मोर देन 195 कंट्रीज हमारे अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, तो वहां पे इनका रूप क्या होता है, दैट मीन्स कि वहां इन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर हम पूरे विश्व में देखेंगे, पूरी वर्ल्ड वाइड अगर हम इन संस्थाओं पर नजर डालेंगे, तो हमें इनका कार्य तो हमें यही दिखेंगे, कार्य ये पूरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जितने भी गवर्नमेंट्स के पार्ट्स होते हैं वो यही कार्य करते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन उनके नाम अलग होते हैं, उनका रूप अलग होता है। तो जो बहुत ही एक बेसिक सा जो इनके नाम होते हैं, यानी कि ज्यादातर देश जो अपने सरकार में जब इन संस्थाओं के माध्यम से कार्य करते हैं, तो उनके देश में इन संस्थाओं को ज्यादातर कंट्रीज में इन्हीं नामों से जाना जाता है। लेकिन फिर वो अगर हम वहां की संस्था, वहां की जो वहां की व्यवस्थाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, तो अगर हम कंट्रीज के सिस्टम देखते हैं, तो हमें ये चीज क्लियरली नजर आती है कि कार्य यही है, उनका नाम और उनका रूप चेंज है बस। तो जो बेसिक इनका नाम या रूप होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। सपोज कीजिए हम अपने देश की बात अगर हम करें, तो हमारे देश में कानून बनाना का जो काम करने वाली संस्था है उसका नाम है संसद।
जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो हिंदी में हमारे यहाँ कानून बनाने वाली जो संस्था है वो संसद कहलाती है, इंग्लिश में उसे पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी अदर कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में कानून बनाने वाली जो संस्था है उसे पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाता है। हमारे यहाँ संसद हिंदी में उसको कहा जाता है। फिर हमारे यहाँ कानून लागू करने वाली जो संस्था होती है वो कहलाती है मंत्री परिषद। इस चीज को बच्चों याद रखना है हमने कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो हमारे प्रधानमंत्री के नाम से नहीं चलती है। यानी कि जो हमारी कानून लागू करने की, वैसे सिंपल से वर्ड में हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है या जो हमारी जो सरकार है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री ही है, लेकिन अगर हम उसे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि संविधान की नजर से देखें, तो एग्जीक्यूटिव हमेशा मंत्री परिषद होती है, जिसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जब हम राजनीतिक टर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं कार्यपालिका को या हमारी एग्जीक्यूटिव को, या हमसे पूछा जाए कि कानून लागू करने वाली जो सरकार का अंग है उसको वो कौन होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमने हमेशा याद रखना है, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, कि उसका नाम होगा मंत्रिपरिषद, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। फिर आती है हमारे थर्ड पार्ट की बात, न्यायपालिका, यानी कि किसी भी देश में न्यायपालिका जो है वो किस नाम से जानी जाती है। तो अगर हम भारत की हाई एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी संसद हो गई जो कानून बनाने का काम कर रही है हमारे देश में, भारत में। ये हमारी कार्यपालिका हो गई, मंत्रिपरिषद जो कानून लागू कराने का कार्य करती है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और ये हमारी न्यायपालिका हो गई जो न्याय करती है और इन दोनों अंगों पर नजर रखती है, और उसका नाम हमारे यहाँ होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो हमें ये चीज पता होना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो, कि राज्य क्या होता है। उसके बाद हमें राज्य के अंग, जो हम राज्य के जो अंग है या राज्य के जो तत्व हैं, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि राज्य बनते कैसे हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि राज्य बनते कैसे हैं, 4 तत्वों से मिलकर बन रहे हैं, और उन 4 तत्वों में जो सरकार का जो पार्ट होता है, सरकार होती है, वो किस तरीके से बनती है किसी भी देश में, उसके कितने अंग होते हैं, फिर हमें ये, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये बेसिक नॉलेज किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, सपोज कि वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं किसी भी टर्म में, कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, वो जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये स्टेप समझना, किस पॉलिटिकल साइंस के इन टर्म्स को समझना उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब ये चीजें हमें क्लियर हो गई, तो उसके बाद आगे की जो पॉलिटिकल साइंस के जो भी पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो भी डिसिप्लिन होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको समझना हमें बहुत ही कह सकते हैं कि इजी हो जाता है। जब हम इन चीजों को समझ जाते हैं, देन फिर हम आगे की जो हमारी चीजें हैं उनको अच्छे से समझने में शायद कैपेबल हो पाते हैं। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी। जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनको होती हैं, लेकिन जो न्यू बैकग्राउंड के हैं, जो राजनीति विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं किसी भी टर्म में, उनके लिए ये थोड़ी चीजें अगर वो इस तरीके से वो अपने इस चीज को, अपने इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें, तो वो उनके लिए इजी हो जाती है।